नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए सुधा जुगरान जी की लिखी कहानी फिर कभी में छूटता अब। दोस्तों, सुधा जुगरान जी विगत 3 दशकों से लेखन में निरंतर सक्रिय हैं। उनके अब तक 9 कहानी संग्रह और 1 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। अनेक सम्मान व पुरस्कार प्राप्त सुधा जुगरान जी की कहानियां वागर्थ, पाखी, कथा बिंब, सरिता, गृह शोभा आदि प्रमुख पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। इनकी कहानियों का प्रसारण समय समय पर आकाशवाणी व दूरदर्शन से भी होता रहता है। सुधा जुगरान जी राष्ट्रीय स्तर के अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित हैं। तो आइए सुनते हैं। एक लंबे अंतराल के बाद अपने शहर लौटा हूं। ट्रेन की गति धीमी होने लगी है। मेरा गंतव्य आने वाला है, पर शायद नहीं, यह गंतव्य ट्रेन का है, मेरा नहीं। क्योंकि कई लोगों के अपने गंतव्य उनके फिर कभी के आगोश में खो जाते हैं और वे समझ नहीं पाते हैं। अतीत के अनेक छोटे छोटे टुकड़े स्मृतियों में कौंधने लगे हैं। अतीत की स्मृतियों के वे स्टेशन जहां मैं नहीं उतरा और फिर कभी सोचकर ट्रेन में बैठा रहा। ट्रेन आगे बढ़ गई और स्टेशन पर खड़े लोगों से मैं दूर होता चला गया। मैं पिछले 25 सालों से अमेरिका में रह रहा हूँ। लगभग 10 साल पहले आखिरी बार इस स्टेशन पर उतरा था। तभी ट्रेन अपने गंतव्य या कहूँ तो अपने स्टेशन पर आकर खड़ी हो गई। मेरे पास अधिक सामान नहीं है। अपने एकमात्र बैग को ड्रैग करते हुए मैं भी बाहर जाने वाली लाइन के साथ लग गया। स्टेशन पर उतरते ही परायेपन की चादर ने मेरी आंखों को ढक दिया। 10 सालों में स्टेशन का स्वरूप ही बदल गया था। एक ऑटो वाले से बात कर मैं ऑटो में बैठ गया। घर अधिक दूर नहीं था, इसलिए टैक्सी के बजाय ऑटो लेना ही उचित समझा। ऑटो के चलते ही सर्द हवाएं मुझसे मेरा नाम पता पूछने लगी। क्षण भर के लिए मस्तिष्क में एक बिजली सी चमकी और उसमें से पापा का चेहरा झलक गया। मौसम कोई भी रहा हो, पापा के रहते मैं कभी ऑटो या टैक्सी से नहीं गया। ट्रेन से उतरते ही पापा सामने खड़े मिलते थे। फिर चाहे मैं हॉस्टल से घर आया हूं या फिर अमेरिका से गिनी चुनी बार। सड़क, बाजार, चौराहे देखते हुए लगता है जैसे पूरे शहर ने अजनबियत का चोला पहन लिया है। स्मृतियों में कौंधते हुए अनगिनत स्टेशन अपना हिसाब मांगते हुए से महसूस होने लगे हैं। शहर की हवा से अपनेपन की खुशबू गायब लगती है। 10 साल पहले जब आया था तो बस 3-4 ही रातों के लिए। माँ की 13वीं पर घर में बड़ी बहन थी और थी रिश्तेदारों की गहमा गहमी। दीदी को बार बार अपने चेहरे पर ताकता देख मैं अनमयस्क हो जाता था। शायद दीदी मेरे चेहरे पर माँ के जाने का गम ढूंढना चाह रही थी, पर ना पाकर फिर आंखें घुमा लेती थी। अपने अमेरिका प्रवास के दौरान मैं सिर्फ 4 बार ही भारत आया था। 2 बार तो माँ पापा के निधन पर ही। इस शहर की हवा तक ने भी आज मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। जहां मेरे बचपन ने किल्लोल किया, जहां किशोरावस्था की सुरसुराहट ने जिंदगी को बसंत ऋतु सा खुशगवार बनाया, जिन हवाओं में जवानी की आहट की वर्णमाला का क्या कहरा सीखा था। तभी ऑटो मेरे बताए पते के अनुसार एक मकान के सामने खड़ा हो गया। मैं ऑटो के पैसे चुकाकर मकान की तरफ देखने लगा। शाम का धुंधलका पसर रहा था। डूबते सूरज की रोशनी में मकान के ओने कोने अंधेरे में नहाए से लग रहे हैं। मेरे गेट खोलने का उपक्रम करते ही आवाज सुनकर पीछे आउट हाउस में रहने वाले परिवार का मुखिया मंगलू सामने आ खड़ा हो गया। आ गए भैया जी, दीदी का फोन आया था, आप आने वाले हैं। वह मेरा बैग पकड़ते हुए बोला, फिर पीछे मुड़ कर अपनी पत्नी सुगनी को आवाज देने लगा। पल भर में ही सुगनी भी मैं बच्चों के सामने आ खड़ी हो गई। भैया जी के लिए चाय का प्रबंध कर, मैं अंदर की साफ सफाई कर देता हूँ।
कहकर वह बैग लेकर अंदर की तरफ चल दिया। मैंने जेब से चाबी निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दी। चाबी लेकर मंगलू ताला खोलते हुए एक तरह से बड़बड़ा रहा है या फिर स्वागत प्रलाप कर रहा है। दीदी से कहा था एक चाबी हमें दे जाओ या किसी पड़ोसी को, तो बीच बीच में सफाई होती रहे, पर विश्वास ही नहीं है। मैं न चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया। पापा की आदत आखिर दोनों भाई बहन में किसी पर तो आनी ही थी। पापा कई मुहावरे तकिए कलाम जैसे इस्तेमाल करते थे। दाल चावल की तरह मिलो, खिचड़ी की तरह नहीं, न ताली दो न चोरी लगाओ। दीदी ने शायद ऐसे मुहावरों को शाब्दिक रूप में लिया और मैंने व्यवहारिक रूप में। दीदी उपस्थिति से कम सही, पर भावनात्मक रूप से हमेशा माँ पापा के साथ रहीं और मैं भौतिक के साथ साथ भावनात्मक रूप से भी दूर होता चला गया। पापा के 2 साल बाद माँ के भी जाने के पश्चात दीदी बीच बीच में इस घर की देखभाल के लिए आती रही और मैं माँ के जाने के बाद आज पहली बार आया हूँ। कुछ क्षणों की मशक्कत के बाद ताला खुल गया। मंगलू बैठकर अंदर जाने को हुआ तो मैंने उसे रोक लिया। अभी साफ सफाई की जरूरत नहीं, मैं एक बिस्तर पर चादर बदल कर सो जाऊंगा। खाने का भी मन नहीं है, तुम बस एक पैकेट दूध ले आओ और चाय दे जाना। मंगलू मुझे असमंजस में देखता हुआ दूध लेने चला गया। मैं अकेला घर के अंदर आ गया। पापा की मृत्यु पर आने के बाद मैं माँ की 13वीं के लिए ही आया था। माँ की 13वीं पर गहमा गहमी थी। माँ पापा के बिना आज घर मुझे या मैं घर को किस रूप में ले पाऊंगा। इस दुखती टीस को अकेले ही महसूस करना चाहता हूँ। अपने अंदर के उस बेटे को, उस भाई को, उस मित्र को धिक्कारना चाहता हूँ जो इतनी तेज रफ्तार ट्रेन में बैठा रहा कि अनेकों स्टेशन गुजर गए, पर उसने उतरने की कोशिश नहीं की, चेन नहीं खींची। लॉबी में कदम रखते ही कई चित्र स्मृति पटल पर कौंध गए। कई आवाजें मस्तिष्क पर हथौड़ा मारने लगी। नेपथ्य में सुनाई दे रही फुसफुसाहटें अनाधिकृत रूप से शब्दों में ढलने की कोशिश कर रही थी। माँ पापा अपने कमरे में बातें कर रहे थे। सुमित की इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए लोन ले लो, अपना बैंक बैलेंस क्यों खत्म कर रहे हो, अभी रचिता का ब्याह भी तो करना है, और हमारा बुढ़ापा, माँ कह रही थी। अरे सुमित IITN बनेगा, A1 संस्थान से MBA करेगा, बड़ी बड़ी कंपनियों की नौकरियां कारपेट की तरह बिछेंगी उसके कदमों तले। तुम फिक्र मत करो, रचिता उससे 2 साल ही तो बड़ी है। जब तक उसके ब्याह की बात चलेगी तब तक सुमित घर भर देगा। एकाएक दरवाजे पर दस्तक हुई। यादों में शोर मचाते शब्द फिर फुसफुसाहटों में बदल गए। मैंने दरवाजा खोला तो सामने सुगनी खड़ी थी, चाय और दूध का पैकेट लिए। भैया जी, अंदर के बर्तन भी धोने पड़ेंगे, सुबह चाय नाश्ता कैसे बनेगा। साफ लग रहा था कि वह अंदर आने को उद्यत है, लेकिन मैं इस समय किसी को नहीं चाहता था, इसलिए बोला, कोई बात नहीं, सुबह थोड़ा जल्दी आकर धो लेना, अभी मैं सोने जा रहा हूं। मैं फिर अंदर आ गया। फुसफुसाहटों के शोर ने अब भिनभिनाहट का रूप ले लिया था, पर वे शब्द न बन पा रहे थे। ध्यान दिया तो पीछे से मंगलू के परिवार की आवाजें बंद खिड़की के महीन झरोखों से अंदर तक बह रही हैं। थोड़ी देर पहले मैं पल भर के लिए जिस भ्रम को जी गया था, कितना सुकून देने वाला था। मंगलू के बेटा बेटी आपस में लड़ भिड़ रहे हैं और मैं मुग्ध हो सुन रहा हूं। ये रिश्ते हमेशा ऐसे ही क्यों नहीं रह जाते। माँ पापा के कमरे में ही सोने के इरादे से मैं अपना बैग लेकर उनके कमरे में आ गया। बिस्तर की धूल भरी चादर हटाकर मैंने अलमारी खोली। दीदी ने साफ चादरों का पैकेट बनाकर रखा था, मैंने एक निकाल ली। सफेद पृष्ठभूमि पर बने लाल रंग के गुलाब। मम्मी को ऐसे ही कॉम्बिनेशन पसंद आते थे। दीदी की फ्रॉक भी अधिकतर ऐसी ही होती थी। अलमारी में टंगी माँ की कुछ साड़ियाँ दीदी ने बहुत तरतीब से दुपट्टे में लपेट कर रखी हैं। मैं उन पर हाथ फेरने लगा। साड़ियों का स्पर्श मेरा हाथ माँ के हाथों में दे देता है।
एकाएक बचपन के बहुत से दृश्य, यादें फिर मेरे अंतस में तूफान मचाने लगती हैं। माँ, मेरे लिए यह जीन्स क्यों लेकर आए? मैंने मना किया था ना। सूट का कपड़ा क्यों नहीं लाए? तेरा 14 साल की दीदी। शुभ हो गुस्से में रुवासी हो रही थी, लेकिन सुमित अपने कपड़े देखकर निहाल था। दीदी के दुख से दिल हल्का सा घायल भी था, पर अपने मन के कपड़े देख श्रेष्ठता का एहसास भी हो रहा था। इसलिए दरिया दिली दिखाते हुए बोला, कोई बात नहीं दीदी, रो मत। मेरे पास 10 रुपए हैं, तुम अपने लिए सूट खरीद लो। दीदी ने रोना बंद कर उसे गले लगा लिया था। माँ पापा सिर प्यार से सहलाने लगे थे। कितना प्यार करता है अपनी दीदी को। ऐसे ही ध्यान रखना बेटू, दीदी का हमेशा, हमारे बाद भी। माँ भाव विहल स्वर में बोली, हमारा बेटू लाखों में एक है। होनहार बीरवान के होत चिकने पात। पापा का कंठ स्वर भी गीला था। उन्होंने आदत के मुताबिक मुहावरे का तकिया कलाम प्रयोग किया। मेरी आंखों से अनायास ही कुछ रिसने लगा। पिछले 25 सालों में शायद पहली बार इस स्टेशन पर फुर्सत से उतरा हूं, इसलिए यादें रिसने पर उतर आई हैं। चादर बिछाकर याद आया, माँ घर आते जाते हमेशा पूजा घर में प्रणाम करने को कहती थी। माँ का कहना था, ईश्वर दुख हरे या न हरे, पर हमें एक विश्वास देता है, और यह विश्वास ही वह ताकत है जो हमें हर दुख परेशानी से जूझने का हौसला देती है। मैं मंदिर में जाकर हाथ जोड़ता हूँ। धूल धूसरित मंदिर भी मेरे हृदय की उदासी को बढ़ा रहा है। कृष्ण राधा की फोटो ध्यान खींचती है। कई राखियों का गुच्छा लटका हुआ है। यंत्र चालित सा मैंने उस गुच्छे को हाथ में ले लिया। आखिरी राखी दीदी ने 25 साल पहले अमेरिका जाने से पहले बांधी थी। नवविवाहिता दीदी अपने पति के साथ राखी बांधने आई थी। कुछ वक्त बाद मेरी कंपनी ने मुझे अमेरिका भेज दिया था। उसके बाद फिर कभी भी यह सुअवसर नहीं आया। शुरू शुरू में दीदी ने वहां राखियां भेजी, मैंने जवाब भी दिए। फिर अपने साथ काम करने वाली रियाना का जादू कुछ इस तरह छाया कि मैं उसके तिलस्म के मकड़जाल में उलझकर रह गया। रियाना के मम्मी पापा अमेरिका वासी थे और रियाना का जन्म अमेरिका में हुआ था। मेरी नज़र फिर हाथ में पकड़े राखियों के गुच्छे पर अटक गई और मैं यंत्रवत सा उनकी गिनती करने लगा। 1 2 3 20 22 25। क्षणांश में दिल के अंदर कुछ टूटकर चुप गया और आंखों के साथ दिल में भी यादों का खून रिसने लगा। छुटपन में रक्षाबंधन वाले दिन माँ मुझे 1 रुपया देती थी। जब दीदी राखी बांधे तब दीदी को देना है। मैं राखी तो बंधवा लेता, लेकिन रुपया देने को तैयार न होता। माँ पापा के बहुत समझाने के बाद भी देता तभी जब माँ मुझे भी 1 रुपया देती। आंसुओं के साथ ही यादें मेरे होठों पर मुस्कुराहट बिखेर गईं। माँ पापा को बहुत विश्वास था उनका बेटू उनके बुढ़ापे का स्तंभ है। दीदी के लिए तो हमेशा एक टांग पर खड़ा रहेगा। लेकिन पूजा घर से बेडरूम में जाने के बजाय मैं स्टडी में चला आया। छोटी सी स्टडी कम ऑफिस जो बनी तो पापा के लिए थी, पर कब्जा हमेशा मेरा ही रहा। मैंने अपनी सहेजी हुई किताबों पर नज़र फिसलाई। हिंदी अंग्रेजी साहित्य के नामी लेखकों की कई किताबें आज भी कांच के भीतर बंद है। पेन होल्डर में अभी भी सब वैसा ही है जैसा मैं 25 साल पहले छोड़कर गया था। मैं इस घर में माँ पापा के एहसासों में हमेशा उपस्थित रहा, पर मैं खुद कहाँ उनके करीब रह पाया था। बेटू यही नौकरी कर ले, क्यों जा रहा है इतनी दूर? हम कैसे रहेंगे अकेले? पापा की तटस्थता के बावजूद माँ लाचार सी बोल बैठी थी। दूर कहाँ माँ, आज के ज़माने में क्या दूर क्या पास। फिर मैं वहाँ सेटल हो जाऊँ तो हम सब साथ रहेंगे। मैंने सब्ज बाग दिखा माँ को समझा दिया था। अच्छा, वहाँ किसी को पसंद मत कर लेना। आखिर माँ ने हथियार डाल दिए थे। अरे माँ, मैं कैसे पसंद कर लूँगा? मेरी माताश्री ही ढूंढेंगी मेरे लिए। उसके उत्तर से माँ के होठों पर स्मित मुस्कान चमक गई थी। मेरे जाने की तैयारी ने आखिर पापा की तटस्थता को तोड़ दिया और माँ को प्रसन्न कर दिया।
छोटे शहर में रहकर भी मैंने अपनी बाहों में खुला आकाश भर लिया था। कुछ दोस्त तो आईआईटी में जाने के बाद से ही गुम हो गए थे। कुछ के नाम पते अमेरिका की उड़ान भरते हुए उड़ गए। शुभम का नाम कुछ समय तक दिल पर लिखा रहा, फिर दिमाग में रहा। थोड़े दिन मन की वादियों में भी अपनी झलक दिखाता रहा, फिर गायब हो गया। पहली बार मैं 2 साल में आया था। माँ विवाह की पेशकश करने लगी, लेकिन मेरे तन मन पर तो रियाना का जादू चल चुका था। इतनी जल्दी क्या है माँ शादी की? मैं तब तक झुंझलाना सीख चुका था। माँ को चुप गया। मैंने साफ महसूस किया था। अच्छा ठीक है, जल्दी ही आऊँगा दोबारा। तब तक तुम अपनी पसंद की बहू ढूंढ कर रखना। मैं साफ झूठ बोल गया था। मुझे पता था अमेरिका में जन्मी पली पढ़ी रियाना को माँ पापा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। 1 साल बाद मैंने वहाँ रियाना से विवाह कर लिया, लेकिन जब माँ मुझे बुला बुला कर थक गई तो मैंने रियाना को भारत चलने के लिए कहा, लेकिन रियाना ने साफ इनकार कर दिया। मुझे नहीं जाना है तुम्हारे पेरेंट्स को मनाने, मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है। मैं अकेले ही आया था। सच जानकर माँ को चक्कर आ गया। इसी लॉबी में सोफे के पास ही तो खड़ी थी। पापा ने एकदम भागकर संभाला था। क्यों इसके लिए जान हलकान कर रही हो? यह हमारा बेटू नहीं है। माँ को बाहों का सहारा देकर बेडरूम में ले जाते पापा रुआसे हो गए थे। माँ को नींद की दवाई खिलाकर थोड़ी देर बाद बाहर निकले। मैं यहीं पर सिर झुकाए बैठा था। एक बार हमसे कहा तो होता, जब तक जरूरत थी तभी तक हम माँ बाप थे। पापा का स्वर टूटा हुआ था। आखिर एक रिश्ता बनाने के लिए सारे रिश्ते तोड़ना, यह शिक्षा किसने दी? लेकिन अब मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कभी यहाँ मत आना। अभी यहाँ से चला जा। अगर चाहता है कि तेरी माँ अपनी आखिरी सांसें न गिने। मैंने कमरे में आकर अपनी अटैची पैक की। उस रात होटल में रहा। दूसरे दिन दिल्ली रवाना हो गया। अपनी फ्लाइट टिकट दोबारा बुक की और उड़ान भर ली। उस दिन मैं माँ पापा के लिए ही नहीं, सबके लिए बेगाना हो गया था। ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि उस दिन के बाद माँ पापा कैसे रहे, कैसे संभले, दीदी ने उन्हें कैसे संभाला। पूरे 5 साल बाद दीदी ने संपर्क किया था, सिर्फ यह बताने के लिए कि पापा नहीं रहे। सुनकर दिल के अंदर कुछ कसका भी, कुछ बिखरा भी, पर इतना नहीं कि आंखों से कुछ बह जाए। मैं 13वीं से 2 दिन पहले ही घर पहुंचा। सब कुछ दीदी जीजा जी ने कर लिया था। घर में आते जाते रिश्तेदारों की भीड़ देखकर होटल में ही रुक गया, सबके सवालों से बचने के लिए। माँ कमरे में थी। उनसे मिलने गया तो दुखी माँ ने आंखें फेर ली। उनकी नज़रों में पापा का इतनी जल्दी चले जाने का कारण मैं ही था। मैं 13वीं की शाम को ही दिल्ली रवाना हो गया और अगले दिन अमेरिका के लिए उड़ान भर ली। 5 साल बाद दोबारा आया जब दीदी ने तटस्थ भाव से माँ के चले जाने की खबर दी। इस बार हृदय की कसक पल भर के लिए आंखों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा गई थी, लेकिन अगले ही पल उड़ भी गई। मैं आया। समय इतना आगे बढ़ गया था, अनगिनत स्टेशन पीछे छूट गए थे। सबके लिए अब मैं एक भूली बिसरी सी याद बनकर रह गया था। रिश्तेदार तब भी आए पर किसी ने कोई सवाल नहीं किया, किसी ने किसी को सांत्वना नहीं दी। गोया माँ का जाना अब उनके खुद के लिए हितकारी ही था। सभी से इंतजार में थे। दीदी बार बार मेरे चेहरे पर कुछ टटोलती रहीं, लेकिन कुछ ना पा तटस्थ हो जाती। आंखों के बादल उनके भी उमड़ घुमड़ रहे थे, पर शायद वे माँ के जाने के नहीं थे, अपितु माँ पापा के दुख में चले जाने के थे। इस पड़ाव पर मेरा एक रिश्ता अभी भी खड़ा था, लेकिन मैं उसके लिए भी न रुका। काश सारे गिले शिकवे तभी दूर कर लिए होते। 13वीं की रस्म निभा मैं फिर उड़ गया था। दीदी से इस बीच कोई संपर्क नहीं रहा। दीदी इस घर को सहेजने कभी कभी आती रही हैं। यह भी तब जाना जब उन्मुक्त आसमान में विचरण करते हुए जिंदगी के कठोर थपेड़ों से टकराकर अपने नीड़ पर लौटने के लिए मैं पंक्षी सा छटपटाने लगा। रियाना के साथ मेरा विवाह 18 साल चला, पर सच तो यह है कि कुछ ही साल नजदीक रह पाए थे। रियाना की व मेरी पृष्ठभूमि में खासा अंतर था। जहां मैं उसके प्रति बेहद भावुक हो,
अपने सभी रिश्तों को दरकिनार करता रहा। रियाना के लिए वे सभी रिश्ते अपने थे सिवाय मेरे। विघटन कुछ वर्षों में ही आना प्रारंभ हो गया। दरारें भरने का प्रयास सिर्फ मेरी तरफ से होता रहा। अपने देश व परिवेश का कल्चर मेरी नस नस में प्रवाहित था। मैं समर्पित था और उससे समर्पण की उम्मीद लगातार करता रहा। अपनी शर्मिंदगी में मैं किसी को कुछ बता नहीं पा रहा था। कई बार चाहा सब कुछ छोड़ माँ पापा के पास जाकर गले लग जाऊं, माँ के आंचल में फूट फूट कर रो पड़ूं, लेकिन हर बार एक उम्मीद में बंद स्टेशन छोड़ता चला जाता। पापा माँ एक एक कर साथ छोड़ते चले गए और अपनी महत्वाकांक्षाओं के मकड़जाल में उलझा मैं हर बार अपराध बोध से ग्रस्त होता रहा। पापा माँ दीदी मेरे अभिन्न मित्र, हर बार मेरी रिश्तों की तिजोरी खाली होती रही। रियाना और मेरा 18 साल का वैवाहिक जीवन लंगड़ाता सा चला, जहाँ मेरे लिए समय के साथ रिश्ते के मजबूत होने की संभावना बाकी थी, वहीं अमेरिका वासी रियाना के लिए अब हमारा रिश्ता एक ऊब से अधिक कुछ भी बाकी नहीं रह गया था। आखिर इस जीर्ण शीर्ण बासी रिश्ते को क्यों जिया जाए, जब नई उम्मीदें हाथ बांधे खड़ी हूं। तलाक लेकर दो थके पथिक अलग अलग राहों के राही हो गए थे। मेरे पास रिश्तों के निशान के रूप में सिर्फ दीदी बची थी। रियाना सभी रिश्तों से भरी पूरी थी। मुझसे हाथ झटकने भर से उसके रिश्तों की बारात मेरे लिए पराई हो गई थी। यहाँ तक कि हमारे दोनों बेटों को भी मेरी जरूरत नहीं थी। 18 साल और अब 25 साल, मतलब कि पिछले 7 सालों से मैं माँ पापा की कमी शिद्दत से महसूस करता रहा। विगत 7 सालों में दीदी भी बहुत याद आती रही, पर किस मुंह से संपर्क करता उनसे। एक रियाना के रिश्ते में ऐसा क्या था जो सभी रिश्तों के छोर छूटते चले गए। उम्र की खुमारी अथवा स्वार्थ, लॉबी में पड़े खाली सोफे को घूरती मेरी आंखें अतीत के उस मखमली टुकड़े पर विचर रही थीं, जहां माँ पापा थे, दीदी थी, अनेक अभिन्न मित्र थे, जिनके साथ दुनिया खुशगवार लगती थी। इस कमबख्त दिल ने कम न समझाया था, पर हठी दिमाग ने भी भला दिल की कभी मानी है। दिल और दिमाग के बीच की भी एक स्थिति होती है, जिसे हम शायद मन कह सकते हैं। यह मन कभी दिल को समझाता है और कभी दिमाग को, लेकिन दोनों अलग ध्रुवों पर सवार थे। दिमाग ने अपना स्वार्थ ढूंढा था और दिल ने सुकून। ऐसा नहीं था कि वे धुंध में डूबे स्टेशन याद न आते रहे हों, पर स्वार्थ या अति महत्वाकांक्षी में फुर्सत नहीं निकाल पा रहा था, या निकालना ही नहीं चाह रहा था। आज महसूस करता हूं कि मैं एक कमजोर इच्छा शक्ति वाला इंसान था। जिधर जिंदगी सुगमता से ले गई उधर ही बह चला। जब जिंदगी ने ठोकर मार दी, तब वे धुंधली यादें आज स्पष्ट हो सुकून दे रही हैं, आवाज दे रही हैं। आज कितनी भी शिद्दत से अतीत की उस लंबी सड़क से उन यादों को सजीव कर चित्रित करना भी चाहूं तो संभव नहीं। आज कितना भी कोसूं खुद को, पर जिंदगी के सफर की सड़क तो वन वे होती है। छोटे छोटे यू टर्न आते भी हैं तो बहुत कम दूरी पर। उस लंबी सड़क पर जिंदगी जब बहुत दूर निकल जाती है, तब कोई यू टर्न नहीं आता। उन छोटे छोटे यू टर्न को नजरअंदाज कर जो आगे बढ़ जाता है, वह करियर की दौड़ में भले ही सफल हो जाए, रिश्तों की दौड़ में हमेशा पिछड़ जाता है। मैं अभी भी पूर्ववत उसी सोफे को घूर रहा था, जहां पर माँ चक्कर खाकर बैठ गई थी। मेरे रिश्तों के ठहरने की शुरुआत शायद वहीं से हो गई थी। मैं यंत्रवत सा आगे बढ़ उस सोफे के पास जमीन पर बैठ गया। सोफे के हत्थे पर हाथ रखते ही मेरा हाथ फिर माँ के कांपते हाथों में चला जाता है। मैं माँ के दोनों हाथ थाम उनकी हथेलियों में अपना चेहरा छिपा बिलख बिलख कर रोने लगा। लौट आओ माँ, पापा को भी अपने साथ लेकर आ जाओ, फिर सब लौट चलते हैं। मैं उन मोड़ों पर मुड़ना चाहता हूँ, उन स्टेशनों पर उतरना चाहता हूँ। अतीत की उस लंबी सड़क की यात्रा पुनः करना चाहता हूँ, पर इस बार सबके साथ। मुझे माफ कर दो, अपने बेटू को माफ कर दो,
प्लीज़ माँ, आप तो बड़ी से बड़ी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर देती थी। बस एक बार और कर दो। आप कर देंगी तो मुझे पता है पापा भी कर देंगे। मेरा स्वगत प्रलाप चरम पर चला गया था शायद, क्योंकि दरवाजे पर जोर जोर की दस्तक के साथ साथ घंटी भी चीख रही थी। मैंने चौंक कर माँ की हथेलियों से चेहरा उठा लिया। चेहरा और सोफे का कोना दोनों ही आंसुओं से भीगे हुए थे। पता नहीं कितनी देर तक माँ से बातें करता रहा था। चेहरा हथेलियों से पोंछ किसी तरह दरवाजा खोलने की ताकत संजोई। बाहर से अब दस्तक और घंटी के साथ मंगलू और सुगनी की आवाज भी सम्मिलित हो गई थी। खुद को समेट मैं दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे के बाहर सबकी आवाजों का एक कोलाहल सा उत्पन्न हो गया था। कुंडी खोलने के यत्न में मैंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मेरे अतीत की तरह दरवाजे की कुंडी भी जटिल हो गई थी। बहुत जोर लगाने के बाद कुंडी नीचे उतरी। कुंडी व दरवाजा खुलने के स्वर में बाहर का कोलाहल कुछ थमसा गया। बस थोड़ी सी सुगबुगाहट बाहर खड़े लोगों की उपस्थिति दर्ज करा रही थी। दरवाजा खोलकर मैं बाहर झांकने की कोशिश करने लगा। बाहर के हल्के अंधेरे में मंगलू, सुगनी व उनके बच्चों के साथ एक अपरिचित सा चेहरा नजर आया। मैं अपनी स्मृतियों पर जोर डालने लगा। इतनी देर में स्मृतियों में गुम मैं अतीत की उस लंबी सड़क पर रास्ता भटका हुआ सा था। इसलिए उस अजनबी चेहरे को देखते हुए मेरे चेहरे पर भी अजनबियत पसर गई थी। कितनी ही जोड़ी आंखें मेरे चेहरे पर आबद्ध थी और मेरी आंखें उस अजनबी चेहरे पर पहचान के चंद कतरे ढूंढने की चेष्टा में संलग्न थी। बेटू, कितने वर्षों बाद देख रही हूं तुझे, कैसा है? स्वर के ममता भरे स्पर्श ने कुछ भी अजनबी न रहने दिया। बस यही तो एक रिश्ता है जो अभी उस स्टेशन पर ठहरा हुआ है। आवाज में लिपटी स्नेह उष्मा मुझे नक से सिख तक भिगो गई। दीदी। मैं बिना कुछ सोचे एक चित्कार के साथ दीदी से लिपट गया। मेरे अंतस में विगत कई वर्षों से जो यात्रा चल रही थी उसे मानो लक्ष्य मिल गया था, और मंजिल भी। दीदी के गले लगा मैं माँ पापा के एहसास को अनुभव कर रहा था। सब कुछ महसूस कर दीदी मुझे समेट रही थी और मैं फिर कभी को अपने अंतस से खींच बाहर करने की चेष्टा करते हुए अपने आप को स्वयं में समाहित करने की कोशिश में लगातार रो रहा था। अभी आप सुन रहे थे सुधा जुगरान जी की लिखी कहानी फिर कभी में छूटता अब।